आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपका अब तक के जो पेपर्स हैं वो अच्छे हो चुके होंगे। ये वीडियो जो है हमारी सोशोलॉजी 2251 और जो आपका IGCSE का कोड है उसके लिए बनाई जा रही है। और इसके लिए जो हमारा पेपर पैटर्न, कल हमारा सोशोलॉजी का पेपर 2 है। हम सोशोलॉजी की पेपर पैटर्न की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। मैंने इसकी वीडियो हम लास्ट अक्टूबर नवंबर में भी, और ये जो पिछला मई जून उसमें बनाई हुई है उसके लिंक्स मैं कोशिश करूँगा डाल दूँ पिन कमेंट्स में। नहीं भी डालता तो चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे पेपर पैटर्न, पेपर ट्रिक्स सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है हमने। इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा फोकस होगा कि हम लोग उसके जो सिलेबस कंटेंट है उसको हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर सकें। उसके अंदर मैं मेन जो है इसके अंदर कि हमें दो सेक्शंस में मेन पढ़ने होते हैं, तो इसके अंदर मैं फैमिली और जो हमारा एजुकेशन वाला सेक्शन है उसको ज़रूर कवर करवाऊंगा काफ़ी डिटेल से इंशाल्लाह, ताकि आपको उसका बेनिफिट हो जाए। और बाकी दो जो है, क्योंकि वो हमारे मोस्टली बच्चे ना तो उनको पढ़ते हैं और ना ही वो हमारे जो है कंपलसरी होते हैं, तो हम उसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। उसके अलावा जिन बच्चों का कल पेपर है बिजनेस स्टडीज़ का, बिजनेस स्टडीज़ की पेपर पैटर्न के ऊपर पेपर 2 के लिए ऑलरेडी लास्ट मई जून में और उससे पिछले अक्टूबर नवंबर में वीडियो लग चुकी है। मैं इसको क्रॉस कंफर्म भी कर लेता हूँ, जितना मुझे याद है मैंने ज़रूर लगाई थी वीडियो, तो वो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। कोशिश करूँगा कि मैं उसका भी आपको नीचे लिंक डाल दूँ। सो जो बच्चे साइकोलॉजी में अपेयर हो रहे हैं, साइकोलॉजी के मेरे पास वॉइस नोट्स पड़े हुए हैं और कुछ रिटन नोट्स पड़े हुए हैं। एक वीडियो, दो वीडियोस पड़ी होंगी, वो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे। मैं रात को तकरीबन 11-1 बजे करीब वापस आऊँगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप सुबह उसमें से जो चीज़ें इनकी ऑब्वियसली बात है, अब तक आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। उसमें से जो कोई चीज़ अगर आपकी रह गई है कवर करनी, कोई चीज़ आपको लास्ट मोमेंट्स में टिप चाहिए, तो सुबह आप जब से नहीं सॉरी फजर टाइम उठते हो उसके बाद जब भी आप पेपर जाने के लिए, तो उनको आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा ख्याल है कल कोई ऐसा मेन पेपर नहीं है। मैथमेटिक्स का पेपर है। मैथमेटिक्स पेपर के लिए ऑलरेडी हम लोग लास्ट में जून में जो मेन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हैं, मुख्तलिफ जो हमारे यानी कि मुश्किल चैप्टर्स होते हैं या जिन चैप्टर्स के अंदर जो कॉमन टेक्निक्स होती हैं बहुत सारे चैप्टर्स की, बेशक वो हमारा मेरी मेजरमेंट वाला टाइप चैप्टर्स हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, जो हमारे बाकी चैप्टर्स हैं इंडिसेस टाइप के, उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं परसेंटेजेस वगैरह के अंदर, वो तमाम हम लोग लास्ट मई जून वाली वीडियो में बड़े डिटेल से कवर कर चुके हैं। उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, काफ़ी आपको उससे हेल्प हो जाएगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मैं अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यार व्हाट्सएप का ना वैसे कोई मेरा ख्याल इशू आ रहा है, मैंने चेक किया इस बार ना, तो आई डोंट नो कि बहुत सारे मैसेजेस लेट रिसीव होते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। पर्सनल व्हाट्सएप पे नहीं, जो व्हाट्सएप बिजनेस वर्जन है उसके ऊपर मेरा ख्याल बहुत लेट रिसीव हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमने मैसेज आपको बहुत पहले भेजा था, मुझे वो रिसीव बहुत बाद में हो रहा होता है। तो इस तरह को हो सकता है इशू आ जाए, तो डायरेक्ट कॉल कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है। उससे यानी कि ये कि ईजी हो जाएगा आपके लिए कवर करवाना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग सोशोलॉजी के उसके ऊपर। जो पहले हमारा चैप्टर है, जो पहले हमने जिसकी कवर करना है वो फैमिली वाला चैप्टर है। ये आ गया जी इसके यूनिट्स। देखो पहली बात तो ये है कि हमें मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फैमिली में डिफरेंट यूनिट जो है डिफरेंसेस पता होने चाहिए। जो हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली है, बल्कि मैं इसके ना साथ साथ नोट्स इसको हम लोग रिज्यूम करते हैं। देखो जो हमारा फैमिली वाला चैप्टर है उसके अंदर बेसिकली यानी जो चीज़ें हमने कवर करनी है मेन, उसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है टाइप्स ऑफ फैमिली के ऊपर। देखो टाइप्स ऑफ फैमिली, बेसिकली आप फैमिली का पहले मतलब समझो। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें आम तौर पे जो एक जनरल डेफिनेशन है उसमें फैमिली जो होती है वो बेसिकली एडल्ट्स और जो चिल्ड्रन साथ रह रहे होते हैं उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। इसमें जो या उनके जो चिल्ड्रन नहीं साथ रह रहे होते हैं, इसमें मेन बात ये है कि एडल्ट्स का मैरिड होना ज़रूरी नहीं है, वो कोहैबिटेशन भी हो सकते हैं। कोहैबिटेशन और मैरिज में फ़र्क क्या होता है? मैरिज होती है एक लीगल यूनियन, ठीक है, जहाँ वो दोनों डिक्लेयर करते हैं कि वो दोनों एक फॉर्मल यूनियन में आ गए। कोहैबिटेशन होता है लिविंग टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड, ठीक है। इसको हम लोग हमारी यहाँ देसी जुबान में अगर आप कहना चाहो तो कहते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वो वाली बात जो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेन टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर जो है उसकी बात कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियर फैमिली होती है पेरेंट्स और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है। उसके अलावा उसमें फैमिली में कोई और शामिल नहीं होता। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिली आती है जिसके अंदर एटलीस्ट 3 या उससे ज़्यादा जनरेशन होंगी। इसकी मुराद ये कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और फिर उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ गए। इसमें हमारे पास सिंगल पेरेंट फैमिली आती है, इसमें यानी कि कोई एक पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता होता। इसमें दो तरह की सिंगल पेरेंट फैमिलीज होती हैं। इसमें बल्कि उसके मैं टेक्निकल टर्म्स आपको बता देता हूँ। एक हमारे यानी मुख्तलिफ उसमें हमारे पास टाइप्स हैं सिंगल पेरेंट फैमिली की। उसके देखो डिवोर्स कपल भी हो सकता है, किसी वजह से डिवोर्स की वजह से जो फैमिली में एक पेरेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डेथ भी उसका रीज़न हो सकता है, यानी विडो हो जाना उसका रीज़न हो सकता है, ठीक है। आपकी यानी कि इस तरह का वो हो सकता है। फिर रीस्ट्रक्चर्ड जो फैमिलीज होती हैं इसके अंदर बेसिकली ये है कि एटलीस्ट इस तरह की फैमिली में एक स्टेप पेरेंट जरूर होगा, यानी कि जो ओरिजिनल फैमिली थी उसमें से या तो एक बंदा मर गया या उसने जो है डिवोर्स दे दिया, उसके बाद फिर एक स्टेप पेरेंट उस फैमिली का हिस्सा होगा। अब
फैमिली सिस्टम जो है चेंज क्यों हुआ है इसमें ओवर द टाइम, इन फैमिली सिस्टम में चेंज क्यों आया है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ बल्कि एक चीज़ और ध्यान में रख लो, जो सेम सेक्स फैमिलीज हैं आपको इसका ऑलरेडी पता होगा, यानी जहाँ पे या तो गे पेरेंट्स हो या फिर वहाँ पे लेस्बियन पेरेंट्स हो, यानी कि वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट जो उसके अंदर है वो बेसिकली एक उसका हो जेंडर के हो, दोनों डिफरेंट जेंडर्स के ना हो, ठीक है, जिसको हम लोग होमोसेक्सुअल भी कह सकते हैं। सॉरी, होमो हो जाएगा, हीटरो हो जाएगा, होमोसेक्सुअल हो जाएगा। उस पर हमारे पास आ जाता है द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात आ जाती है। देखो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फैमिली पे असर ये पड़ता है, इसमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आएगी, ये पूरा जो प्रोसेस है। एक्सटेंडेड फैमिलीज आमतौर पे रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे से क्लोज नेट बॉन्ड होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए फील्ड के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे आप सिटीज़ की तरफ मूव करते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, आप बहुत सारी फैमिली के साथ मूव नहीं कर सकते हर जगह पे। उसके अलावा आप कोशिश कर मटेरियलिज्म आने लग जाता है, आप कहते हो कि यार कंज्यूमरिज्म जिसे कहते हैं, कि आप प्रोडक्ट्स को खरीदने का, चीज़ों को एंजॉय करने का ज़्यादा करना चाहते हो, आप उसमें ज़्यादा जो है बहुत बड़ी फैमिली के साथ वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको शिफ्ट करती हैं सोसाइटी, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर को आमतौर पर एक्सटेंडेड फैमिली से एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एथनिसिटी का फ़र्क आ जाता है। एथनिसिटी के फ़र्क में ये है कि बहुत सारी जो एथनिसिटीज़ हैं वो आप देखोगे उनका एक डिफरेंट टाइप का फैमिली स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन सोसाइटी में देखोगे तो वहाँ पे यूजुअली न्यूक्लियर फैमिलीज आपको ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको अभी भी एक्सटेंडेड फैमिलीज मिलती हैं, यानी कि जहाँ एक ही हाउस होल्ड के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन रह रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट एथनिसिटीज़ का, डिफरेंट एरियाज़ का, डिफरेंट कल्चर्स का इसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उस पर हमारे पास एक चीज़ आती है जो यहाँ पे मैं बी एन पोल फैमिली की बात आप कर सकते हो, सेम जनरेशन वाली बात होती है, उसको आप यानी ये ध्यान रखना कि आपके पास बी एन पोल फैमिली भी टाइप ऑफ फैमिली आ जाती है। एक्सटेंडेड न्यूक्लियर फैमिली का मुराद ये होती है कि हमारे आजकल के उसके अंदर एक यानी कि थोड़ा सा उसको यानी कि आजकल की सोसाइटी से वो चीज़ कॉपरेट कर रही है। एक्सटेंडेड न्यूक्लियर से मुराद आप ये कर सकते हैं कि यानी सिंपल अल्फाज में कहना चाहूँ कि ऐसी एक्सटेंडेड फैमिली जो फिजिकली तो बहुत कम मिलती है बट दे आर इन सोशल कॉन्टैक्ट थ्रू डिफरेंट मीन्स, जैसे कि फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो वो उसके अंदर थ्रू उसके मीन्स के वैसे वो न्यूक्लियर फैमिली है लेकिन आपस में एक दूसरा कॉन्टैक्ट में है, लेकिन फिजिकल मीटिंग उनकी बहुत कम होती है। इस तरह आप उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। फंक्शन ऑफ फैमिली में देखो यार, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन आ जाता है, ठीक है, रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन आ जाता है, यानी कि चिल्ड्रन ग्रो करना। एक होता है स्टेबल यानी कि सोशल यूनिट क्रिएट करना आ सकता है, प्राइमरी एजुकेशन उनको देना आ सकता है। एक चीज़ रखना, मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ फैमिली जो है वो आमतौर पे चिल्ड्रन से रिलेटेड होंगे, बहुत सारे नॉन चिल्ड्रन भी होते हैं, जैसे कि स्पोर्टिंग की जिधर हो गया, कॉन्जुगल रोल्स हो गया, इस तरह की तमाम चीज़ें। इसमें जो मेन बात है वो यानी जो यहाँ पे क्रक्स वाली बात होगी, जो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, उसको आप यूँ कह सकते हो कि, बल्कि हम लोग यहाँ पे इसका एक और तरीके से इसको देख सकते हैं, वो यूँ कह सकते हैं हम लोग कि देखो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ है फैमिली के लिए ना। मुख्तलिफ अप्रोचेज़ से मुराद यहाँ पे ये मैंने आपको लास्ट टाइम जो पेपर 1 की वीडियो बताई थी वहाँ हमें बात की थी फंक्शनलिज्म की, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इस तरह की चीज़ों की, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म बेसिकली मैंने आपको बताया था कंसेंसस थ्योरी है, वो इस चीज़ से बिलीव रखती है कि हर चीज़ जो हो रही है वो एक दूसरे को, सारे फंक्शंस जो मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करने कर रहे हैं। तो वहाँ फैमिली के ऊपर भी यही बात आएगी कि फैमिली जो फंक्शंस परफॉर्म करती है वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो है एक हार्मनी रखती है, चिल्ड्रंस को सोशलाइज करती है, ठीक है, एडल्ट्स के लिए वो आसानी का वो पैदा करती है। मेनली जो है वो यानी वो जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन का मेथड आ जाती है। उसके अलावा ये है कि उसके और फंक्शन में यानी वो रिप्रोडक्शन कर रही है, इकोनॉमिक रेगुलेशन कर रही है, ठीक है। उसके अलावा जो है एक सेक्सुअल फंक्शन भी है कि वहाँ पे सेक्सुअलिटी जो है किस तरह वो प्रोजेक्ट की जाएगी उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि देखो सेक्स इज़ वन ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, इंसान की यानी कि बेसिक उसके अंदर जिस तरह खाना शामिल है उस तरह ये चीज़ भी शामिल है। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए एक फैमिली का इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है, वरना आप ऑब्वियसली बात है अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो फिर जो गोरों की सोसाइटी में हो रहा है हर कोने में आप एक यही काम देखोगे कि इन द स्ट्रीट आपको एक काम मिलेगा, ठीक है। तो उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको एक तरीका देने के लिए, एक फॉर्मल तरीका देने के लिए फैमिली का इंस्टीट्यूशन जरूरी है। मार्क्सिज्म इसकी ऑपोजिट बात करेगी। मैंने आपको बताया था कि मार्क्सिज्म का मेन फोकस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ऊपर है। वो कहेगा भी फैमिली जो है ना वो बेसिकली एक ऐसा यूनिट है जो आपको कैपिटलिज्म का गुलाम बनाने का जो है या बॉर्गियस क्लास का जो है वो गुलाम बनाने के लिए पूरी अपनी एफर्ट पुट कर रही है। वो बेसिकली आपको गुलाम बना रहे हैं। वो आपको शुरू से बताते हैं कि भाई तुमने कल को जॉब करनी है, तुमने कल को एजुकेशन सिस्टम जाना है, तुमने अपनी उससे जो है पंगा नहीं लेना जो अपने से ताकतवर लोग हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको एक यानी एक होता है ना सिधाया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर कि कल को आप उसको जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। फेमिनिज्म में ऑब्वियसली बात है आपको जो कॉमन ओवर आर्किंग थीम मिलेगा वो होगा पैट्रियार्ची को वो निगेट करते हैं। वो कहेंगे कि भाई फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है वो कई जगहों पे जो है वो मेल डोमिनेंस का रीज़न बनता है, कॉन्जुगल रोल्स में उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो आपको प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस तरह उनको वहाँ पे अप्लाई करने की अगर जरूरत पड़ जाए तो उसको कर लेना, यानी कि उसको अप्लाई सही तरीके से करना। हमारे पास वही बात है जब आप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी उसकी बात करो कंसेंसस की, तो कंसेंसस थ्योरी के अंदर फैमिली के फंक्शंस जो होंगे वो हार्मनी क्रिएट कर रहे होंगे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में वो रीजन ऑफ डिस्प्यूट बन रहे होंगे, ठीक है। डिस्प्यूट नहीं, बेसिकली वो मुख्तलिफ डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट्स को जो है उसका वो बना के एक्सेप्टेंस का वो बना रहे होंगे कि एक लोअर चीज़ लोअर होने को एक्सेप्ट कर ले, एक चीज़ हायर होने को एक्सेप्ट कर ले, इस बात को, ठीक है।
फैमिली के फंक्शन में बताया आपको, रिप्रोडक्शन आ जाती है, ठीक है, नर्चरिंग आ जाती है उसकी, इसमें इकोनॉमिक, इमोशनल, सोशल, तमाम तरह की सपोर्ट आ जाती है, ठीक है। और मज़े की बात है, सोसाइटी में एक फैमिली की प्लेस होती है, एक फैमिली सोसाइटी में किस उससे एग्जिस्ट कर रही है। फिर ये मैंने बताया कि जो सेक्सुअल वो है उसके सोसाइटी में सेक्सुअल वो पूरा वो चल रहा है एक चीज़ को, उसको वो करती है, आप कह सकते हो स्ट्रीमलाइन करती है, ठीक है। उस पर हमारे पास फैमिली के फंक्शंस के ऊपर एक चीज़ें आती है, क्वेश्चन आमतौर पर, यानी ये बात करता है कि फैमिली अपने फंक्शंस लूज करती जा रही है, फैमिली फंक्शंस जो है लूज होते जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे फैमिली के फंक्शंस जो हैं वो दूसरा परफॉर्म होने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम बात कर सकते हैं कि एक चीज़ तो ये है कि फैमिली में बहुत सारे फंक्शन अब इसलिए परफॉर्म नहीं हो पाते क्योंकि फैमिली के अमूमन जो बोथ मेंबर्स होंगे, दोनों पेरेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वर्क कर रहे होते हैं, ये ट्रेंड इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये है कि एक तो फैमिली आइसोलेटेड होती जा रही हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिलियाँ बहुत कम है। फिर उसकी दूसरी बात ये है कि वो उतना इनपुट डाल नहीं पा रहे फैमिली फंक्शंस के ऊपर। फिर हमारे पास एक और चीज़ ये है कि पहले हमारे पास जो है फैमिली के अंदर आप देखो, जो आपको ट्रेडिशनल फैमिलीज मिलेंगी वहाँ पे आपको एक क्लियर डिवाइड मिलेगा मेल और फीमेल रोल्स के अंदर। मेल जो होगा वो ब्रेड विनर होगा, फीमेल जो होगी वो डोमेस्टिक वो कर रही होगी। इसमें एक कंसेप्ट आता है ट्रिपल, क्या कहते हैं उसको, मेरे विजन में क्लिक कर जाएगा। वो बेसिकली ये कि फीमेल को जो है वो 3 तरह के एंड से परफॉर्म करना पड़ा होता है, इकोनॉमिक एंड पे भी, चाइल्ड केयर के अंदर भी, इमोशनल सपोर्ट के अंदर भी, इस तरह, ठीक है। लेकिन उस पर यह है कि अब ये है कि क्योंकि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं तो काफ़ी सारे रोल्स जो उनके वो आपस में कॉमनाइज हो गए हैं, ठीक है। वो मेल भी कुछ बहुत सारे घर का काम कर रहे होते हैं, फीमेल जो बाहर काम कर रही होती हैं, तमाम चीज़ें यानी कि वो होने लग गई हैं। उसके बाद ये है कि आपके पास बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फैमिली के जो फंक्शन है परफॉर्म करने लग गए। जैसे अब प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए आपको किंडरगार्टन टाइप की क्लासेस मिल जाती हैं। बच्चा पैदा होता है, चाहे साल का हो, 1.5 साल का हो, डाल दो किंडरगार्टन में उसको, प्ले ग्रुप में, इस तरह की चीज़ों में, नर्सरी में, इस तरह की चीज़ों में। तो ये चीज़ें जो है ये नेचुरली जो है इस चीज़ को बिल्डअप करती हैं। यानी बिल्डअप से मुराद ये आप यूँ कह सकते हो कि नेचुरली जो है इंस्टीट्यूशन फैमिली के जो फंक्शन है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन लेते जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि इवन जो रेगुलराइजेशन ऑफ सेक्स वाली बात है, बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो है वो एक ओपन फैक्टर बन गया। उसके ऊपर लोग 40-50 साल तक मैरिज शादी करते ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती उनको। जो मेन फैक्टर ऑफ मैरिज है उनको बाहर से मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको उसमें ध्यान रखनी चाहिए। उस बाद हमारे पास आ जाता है alternatives to family including other types of households, one person household, shared household communes। देखो एक चीज़ में रखना यहाँ पे, जो मैंने एक मेन बात आपको बतानी है वो ये है कि मुझे इसमें ना मुझे वो समझने दो। हाँ, जो मैंने वो बताया कॉन्जुगल रोल्स होते हैं जो एक फैमिली के अंदर मेल और फीमेल परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर जहन में ये चीज़ रखनी है कि सिमेट्रिकल जो आपके कॉन्जुगल रोल्स होंगे उसके अंदर मेल और फीमेल जो है वो ये समझ लो इक्वल बर्डन उसका एक्सेप्ट कर रहे होंगे। और यानी जो अनसिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल नहीं होंगे, उसके अंदर इशू ये है कि वो या सेग्रीगेटेड होंगे, तो उसमें फिर उनके बड़े डिफरेंट रोल्स होंगे। एक बंदा स्पेसिफिक काम कर रहा होगा, दूसरा काम कर रहा होगा, और एक साइड पे हो सकता है अक्सर बर्डन ज़्यादा हो। ये चीज़ आपने सिर में रखनी है, ठीक है। बाकी हमारे पास इसमें एक चीज़ आ जाती है डिफरेंट टाइप के हाउस होल्ड जो होते हैं। देखो फैमिली और हाउस होल्ड में फ़र्क है, ये आपको जो A-level में जाओगे तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पे जो मेन चीज़ें बतानी चाहिए कि 1% हाउस होल्ड हो सकता है, एक घर में एक सिंगल बंदा रह रहा है, वो भी यानी वहाँ पे स्टे कर रहा है, लेकिन वो फैमिली नहीं है। शेयर्ड हाउस होल्ड हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंग्लिश फैमिली में, आपको बताया है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन वाला रिलेशनशिप अमूमन होना ज़रूरी है, ठीक है, यूजुअली। अब जैसे आप किसी डॉम में रह रहे हो, आप साथ 4-5 लड़के और रह रहे हैं, तो आपकी फैमिली नहीं है, बेसिकली कलेक्टिव कम्यून में रह रहे हो, ठीक है, वो वाली बात है। कलेक्टिव हाउस में रह रहे हो, शेयर्ड हाउस में रह रहे हो। कम्यून सिस्टम ये होता है कि जिस तरह आपको आपकी बुक में शायद हमने इसराइल की मिसाल दी हुई है कि वहाँ पे यानी वो जैबोविट्स या इस तरह करके कोई वर्ड है, उसका मकसद कहने का ये है कि वो सारे बच्चे जो है ना ला के एक होम में छोड़ देते हैं शुरू में, ठीक है, फॉस्टर होम के अंदर। वहाँ पे जो है पहले यानी कुछ अरसे में बच्चे वहाँ पे यानी कि उनकी सोशलाइजेशन होती है, वो फैमिली नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, उनको प्राइमरी सोशलाइजेशन मिल रही है, उनकी केयर भी हो रही है, नर्चरिंग भी हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो बेसिकली वहाँ के यानी कि वो डिपेंडेंट पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के वहाँ पे जो उनके पेरेंट्स हैं वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसमें एक और चीज़ मेरे हमारे पास ये आ जाती है जो मैंने भी क्लिक की थी, अब जहन से निकल जाएगी। लेट मी थिंक। अच्छा, इसमें एक जरूरी बात है, ये जो आपके ओल्ड एज होम्स होते हैं, ओल्ड एज होम्स के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फैमिली नहीं होती, दे आर जस्ट लिविंग इन एन ऑल्टरनेटिव फैमिली सिस्टम, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन, इसमें आपको टाइप्स ऑफ मैरिज का बताना चाहिए, ठीक है। उसमें मोनोगमी है। मोनोगमी का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे आपकी एक ही स्पाउस होनी चाहिए, ठीक है, या एक टाइम पे औरत का एक ही मेल स्पाउस होना चाहिए। सीरियल मोनोगमी ये सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप होती है कि एक आपने एक शादी की, वो तोड़ दी, दूसरी कर ली, वो तोड़ दी, लेकिन आपकी एक टाइम पे एट अ सिंगल गिवन मोमेंट आपका एक ही स्पाउस है, एक ही पार्टनर है, ठीक है। पोलीगमी और पॉलीएंड्री का फर्क ये है कि पोलीगमी होती है
सॉरी, पोलीगमी के आगे दो टाइप्स हैं बेसिकली। पोलीगमी के अंदर आपके पास पोलीगाइनी और पोलीएंड्री होती है, ठीक है। इनमें से एक वो है जहाँ पे मेल जो होता है वो आपका मल्टीपल मैरिजेस कर रहा होता है, जैसे हमारे, जो कि बेसिकली आपको, जैसे हमें पता है कि इस्लाम में जो है मेल के लिए पोलीगमी अलाउड है, ठीक है, वो 4 शादियाँ जो एक टाइम पे कर सकता है। और पोलीएंड्री जो है प्रोबेबली वो, यानी इसको चेक कर लेना मेरे जहन में कहीं मिक्स ना हो, लेकिन इसका दूसरे का मतलब ये होता है कि जहाँ पे फीमेल जो है वो मल्टीपल मैरिजेस रख रही हो। कुछ इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे फीमेल के होते हैं बहुत सारे, उनके वो होते हैं स्पाउसेस होते हैं, और फिर जो कलेक्टिव वो केयर कर रहे होते हैं औलाद की। या मैंने शायद एक पढ़ा था कहीं, कोई तमिल सोसाइटी, किसी तमिल नहीं, इंडियन, किसी इंडियन यानी कि एक आइसोलेटेड सोसाइटी की बात वो लिखी हुई थी, बहुत स्ट्रेच सोसाइटी की बात थी, कि वहाँ पे जो है मल्टीपल फीमेल के जो होते हैं पार्टनर्स होते हैं, और उसके जो बच्चों की केयर है वो भाई कर रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी मतलब उसके अंदर। ऑल्टरनेटिव्स टू मैरिज के अंदर जो बात आपने ज़रूर रखनी है उसमें कोहैबिटेशन आ जाती है। मैंने आपको बताया कि कोहैबिटेशन इज लिविंग टुगेदर विदाउट बीइंग इन अ फॉर्मल मैरिज रिलेशनशिप, ठीक है। मैरिज का मतलब भी समझ लो, इट्स अ लीगल वे ऑफ यानी कि डिक्लेयरिंग यू आर क्या होता है अपना इन अ कोहैबिटिव रिलेशनशिप, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ क्या, कोहैबिटेशन के अंदर मैंने बताया कि इसमें हमारी जो लिव इन रिलेशनशिप टाइप की चीज़ें आती हैं, ये आ जाती हैं। सिविल पार्टनरशिप जो है बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर सेम जेंडर कपल्स, ठीक है। ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में कॉमन होती जा रही है। एल जिसे हम कहते हैं ना LGBTQ वाली जो बात है, कि वो जो है अब सेम जेंडर कपल्स जो है वो अपना फॉर्मली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लाइक अ मैरिज। तो ये वाली बात उसमें आ जाएगी। इसमें एक जुड़ी बात है रखो, सिविल पार्टनरशिप जो है वो अपोजिट सेक्स कपल्स में भी हो सकती है, यानी जो हमारे हेट्रोसेक्सुअल कपल्स होते हैं और नॉर्मल कपल्स होते हैं, इस तरह की सिविल पार्टनरशिप को मैरिज पे प्रेफर इसलिए किया जाता है, इससे आपको लीगल स्टेटस तो मिल जाता है, लेकिन इसे प्रेफर ये किया जाता है कल को जब मैरिज में डिवोर्स होगी तो बाहर की सोसाइटी में अमूमन जो होता है कि बहुत सारे एसेट्स डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें उस चीज़ से इंसान बच जाता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है मैरिज में और डिवोर्स पे चेंजिंग ट्रेंड्स जो आ रहे हैं। बाहर की सोसाइटी में डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मैरिज का ट्रेंड ये है कि लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ पे फीमेल जो है मेल पे डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। तो दे डोंट नीड समवन टू मैनेज देमसेल्व्स इन एन अर्ली एज, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि लोगों के एम्बिशन ज़्यादा हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं शादी करने से पहले। तीसरी हमारे पास याद आती है जो बड़ी मेन बात है इसके अंदर, वो आपने जिम्मे रखना है। मैंने आपको बताया कि सेक्स रिलेशन वहाँ पे नहीं है, तो जो चीज़ नहीं बड़ा हैवी पार्ट है मैरिज का, वो उनको आउटसाइड मैरिज मिल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए कोई खास ज़रूरत नहीं होती वो करने की। इस तरह चिल्ड्रन रियरिंग जो है वो भी वहाँ पे जो यानी बेसिकली इसको हम कहते हैं ना बास्टर्ड चाइल्ड्स वाली बात जो है वहाँ पे कॉमन है, वो हो जाते हैं, कोई उसको बुरा नहीं समझा जाता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ा रीज़न बनती हैं, एक ओवर आर्किंग रीज़न है कि वहाँ पे आपके पास मैरिज और डिवोर्स के ट्रेंड में चेंज आ रहा है, ठीक है। उसमें हमारे पास आता है मैटरनल पैटर्नल रोल्स की बात है। मैटरनल रोल्स जो वालदा की साइड से रोल्स होंगे मैरिज के अंदर, ठीक है। पैटर्नल रोल्स या पेरेंट जो आपका वो है, पैट्रियार्चल रोल्स जो है वो आपके फादर की साइड से होंगे। मैट्रियार्ची पैट्रियार्ची का फ़र्क ये है कि ऐसी फैमिलीज के अंदर फीमेल डोमिनेटेड हो मैट्रियार्ची होगी, पैट्रियार्ची वहाँ जहाँ मेल डोमिनेटेड फैमिली होगी, ठीक है। चिल्ड्रन के रोल्स भी होते हैं फैमिली के अंदर। कुछ फैमिलीज के अंदर देखो वो डिपेंड करेगा फैमिली टू फैमिली, जो चीज़ वेरी करती है। कुछ फैमिलीज में चिल्ड्रन उनको अर्निंग करनी पड़ती है, कुछ में जो है दे आर जस्ट फोकस ऑन एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेंबर्स ऑफ द वाइडर फैमिली जो है, देखो ग्रैंड पेरेंट्स का फ़ायदा क्या है फैमिली में बताना चाहिए, वो चाइल्ड रीडिंग कर सकते हैं। चाइल्ड रीडिंग से मुराद ये है कि जब पेरेंट्स घर पे नहीं होंगे तो उनको यानी वो सपोर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, अर्ली एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन नुकसान जो, नुकसान तो नहीं खुदा ना खासा, लेकिन ये कि जो सोशोलॉजिकल नुकसान है वो ये है कि इट्स अ बर्डन ऑन द फैमिली। सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है, उनके एक्सपेंस उठाने पड़ते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें, ठीक है। सिमेट्रिकल डिबेट में आपको बता चुका हूँ। जेंडर इक्वलिटी वाली बात विद इन फैमिली में आमतौर पे कॉन्जुगल रोल्स का मसला आता है कि भाई मैरिड रोल्स के अंदर जो है दोनों को सिमिलर काम करने चाहिए, ये नो एक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है तमाम चीज़ें। फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर वेरिएशन भी आ सकती है मुख्तलिफ। अगर आप देखोगे ना मुख्तलिफ सोसाइटी के मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर आपस में कंपेरिजन करोगे तो देयर इज़ अ क्लियर डिवाइड बिटवीन दैट वे के फैमिली रिलेशनशिप अप्रोच की जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपके पेरेंट्स के साथ एक क्लोज बॉन्ड होता है, ठीक है, एंड दिस इज़ अ बॉन्ड दैट स्टेज थ्रू आउट योर लाइफ। बाहर की सोसाइटी में पेरेंट्स के साथ बहुत सारे लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, स्टिल दे रीच टीनेज पे वो घर छोड़ के चले जाते हैं। कई लोग उनमें से हिप्पीज हो जाते हैं, पूरा पूरा दुनिया ट्रैवल कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से मिलते भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमाम चीज़ें जो मैटर करती हैं उसके अंदर, ठीक है। उस पर आ जाता है कि फैमिली लाइफ के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें उसमें यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स फ्रॉम, देखो नेगेटिव एस्पेक्ट्स कुछ जनरल होते हैं जो हर एक पे अप्लाई होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो कुछ ग्रुप्स पे अप्लाई ना हो रहे हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, एक जनरल चीज़ है जो हर बंदा उसे कहेगा भी गलत चीज़ है। जेंडर इनक्वालिटी हो सकता है, कुछ लोग उसे जेंडर इक्वलिटी बुरा ना मांगे, कुछ को बुरा मान रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। चाइल्ड अब्यूज़ की बात आ जाती है। बहुत सारी जो डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, बहुत सारी फैमिलीज जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है, मसाइल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ यानी प्रोबेबली हो सकती है, ठीक है। नेगलेक्ट का मसला ये है कि अगर दोनों पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी हैं, दोनों पेरेंट्स जो है वो जॉब कर रहे हैं, इस तरह का मसला है, तो फिर उनमें से जो चाइल्ड रियरिंग है वो मुश्किल हो जाती है, चाइल्ड का नेगलेक्ट शुरू हो जाता है, उनकी प्राइमरी सोशलाइजेशन उस तरह से नहीं होती, उन पर उतना फोकस नहीं किया जा सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी।
क्या चीज़ें फैमिली पे अफेक्ट कर रही हैं। उसके अंदर हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर मेन चीज़ ये है कि जब इंडस्ट्री में आप काम करने जाओगे तो आपका ऑब्वियसली बात एक्सपेंस बढ़ेगा, आपको मटीरियलिज्म कंज्यूमरिज्म वाला चीज़ आएगी, तो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव ज़्यादा करोगे। अर्बनाइजेशन का भी एक सिटी के अंदर जब आप मूव करते हो, सिटी में लाइफ के एक्सपेंस ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली मैनेज करना मुश्किल है, हाउसिंग एक्सपेंसिव है, तमाम चीज़ें, तो ये आपको जो है उस पर ले जाती है। फैमिली चेंज जो बात है, फैमिली चेंज के अंदर बहुत सारी फैमिली का स्ट्रक्चर ओवर टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी, एक रूरल फैमिली अगर उसने पहले ज़मीनों पे काम कर रही थी, दे नीड पीपल टू वर्क देयर, ठीक है। अब जब वो अलग अलग एरियाज में शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की बात, ये फैमिली साइज़ कितना है, जिन एरियाज में फैमिली साइज़ ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है कि कल को वहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिलीज बड़ी होंगी। जहाँ पे फैमिली साइज़ छोटा है उसमें रीडिंग एज आ जाती है। बर्थ रेट्स की बात, ये कितने बच्चे यानी कि पर ईयर जो आपके 1000 पॉपुलेशन पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट्स क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात है भाई, अगर लोग बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, एक मुल्क में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा होंगे। जिस मुल्क में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 40 साल है तो वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का चांस नहीं बनेगा जब तक वो बच्चे बड़े होंगे, यानी उनकी जो है डेथ हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये है कि ऑब्वियसली बात है कि इस तरह की उसके अंदर ये आप चांस नहीं ले सकते कि वहाँ पे यानी कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का जो है सिचुएशन बड़ी मुश्किल होगी। कई आपको जगह से ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। जापान में आप देखो बहुत हैवी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स कॉमन होंगे, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी पॉपुलेशन जिसकी एवरेज एज जो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे लोग लंबा जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसी उसके अंदर जो है फैमिलीज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा होंगे, हो सकता है वहाँ पे ओल्ड एज होम्स की जरूरत पड़ जाए, ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसमें एक चीज़ और भी है कि वहाँ पे आपकी यंगर पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका मतलब है कि एवरेज पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कल को उनको सपोर्ट करने के लिए लोग नीचे अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास बीएनपुर फैमिली बता चुका हूँ। बूमेरैंग फैमिली का मैं बता देता हूँ आप। बूमेरैंग फैमिली बेसिकली होती है कि एक एडल्ट बंदा जो है वो काफ़ी अर्सा अपने पेरेंट्स के हाउस से दूर रहने के बाद वापस मूव इन कर रहे हैं उनके साथ रहने के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास सीरियल पैकेट फैमिली बेसिकली यानी न्यूक्लियर फैमिली का वो आइडियलाइज कंसेप्ट है, उसमें मदर हो, फादर और उसके 2 इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन हो, ये वाली बात जो है इसको हम लोग सीरियल पैकेट फैमिली कहते हैं, ठीक है। यानी जो होता है बच्चे तो ये अच्छे वाली बात वाली समझ लो, ठीक है। उस पर हमारे पास चाइल्ड सेंटर्डनेस अप्रोच जो है कि जहाँ बेस्ट वर्ड साबित है कि चाइल्ड को फोकस किया जाएगा, उनकी रेंज के ऊपर उनके ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कोहैबिटेशन में बता चुका हूँ, कम्यून बात कर चुके हैं, डार्क साइड ऑफ फैमिली की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। डिवोर्स रेट का देखो, डिवोर्स होता है फॉर्मल एंड टू अ मैरिज, यानी कि लीगल पार्टनरशिप का जो लीगल आपकी एक पार्टनरशिप है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसके ऊपर उसकी जो फॉर्मल एंड होगा, मैरिज का जो फॉर्मल एंड होगा, लीगल एंड होगा, उसमें डिवोर्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्यूल बर्डन आ जाता है, मैंने आपको जो मैं आपको बताया था ट्रिपल बर्डन इफेक्ट कहते हैं उसको, जो फीमेल्स के ऊपर बता रहा था आपको, ट्रिपल बर्डन इफेक्ट उसका नाम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसफंक्शनल फैमिली, ये हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। एम्प्टी नेस्ट फैमिलीज के ऊपर होता है, ये जुड़ी बात है। एम्प्टी नेस्ट और एम्प्टी शेल में फैमिली के अंदर फ़र्क क्या है। एम्प्टी नेस्ट वर्ड से साबित है कि भाई घोंसले में से बच्चे चले जाएं तो खाली नेस्ट नहीं हो जाएगा, खाली घोंसला हो जाएगा, यानी बच्चे जो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं उसको एम्प्टी नेस्ट में आते हैं। एम्प्टी शेल मैरिज ये है कि जहाँ मैरिज एग्जिस्ट तो कर रही है बट वहाँ पे वो फीलिंग्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। इट्स लाइक नॉट हैविंग अ मैरिज बट मैरिज है, वो वाली बात है, उसका फॉर्मल एंड नहीं हुआ वाली बात होती है, ठीक है। हाउस होल्ड यूनिट की बात कर चुके हैं। मैरिटल ब्रेकडाउन की बात है कि फॉर डिफरेंट रीजन की मैरिज का जो एंड यानी उसका जो खात्मे की तरफ हो जा रही है उसको हम कहते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास जॉइंट कंट्रोल की बात कर चुके हैं, मोनोगमी की बात कर चुके हैं, पॉली पैट्रियार्ची की हो चुका है, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, पॉलीगाइनीज की बात हो चुकी है। प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात हम कर चुके हैं, जो बच्चों की इनिशियल सोशलाइजेशन होती है, हमने लास्ट वाली वीडियो में बात की थी। सेकुलराइजेशन की बात है कि जहाँ सेकुलराइजेशन होती है एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हो जाना कंपेयर टू साइंस एंड इस तरह की चीज़ों के। सेकुलराइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव होने का, ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये तमाम बातें होगी। हमारे पास आ जाता है अर्बनाइजेशन होगी, सिमेट्रिकल फैमिली में इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जो एजुकेशन वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन का देखो यार, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन का फर्क देख लो इसका। फॉर्मल एजुकेशन होगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आप जब तालीम हासिल कर रहे हो, तो इनफॉर्मल एजुकेशन ये है कि जहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन एज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन किस तरह है कि वहाँ आपके लोगों से मुलाकात भी हो रही होती है, आपको लोगों से मुलाकात करने का तरीका बताया जाता है, जो हिडन करिकुलम होता है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई नहीं जा रही लेकिन वो आप वहाँ सीख रहे हो। अपने टीचर का डिमिनर हो गया, लोग किस तरह बात करते हैं, इस्लाम करना चाहिए शुरू में, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको सोचने का तरीका बताती है। सोशल कंट्रोल होता है कि आपको जो चीज़ें सोसाइटी में नहीं करनी, जो चीज़ से बचना है आपने, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको प्रीच सिखाई जाती हैं थ्रू द हिडन करिकुलम, ठीक है। एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। देखो अगर आपके पास एजुकेशन होगी, ठीक है, तो आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ जॉब्स कर सकते हो, आपको अवेयरनेस आती है मूवमेंट करने के बारे में, तमाम चीज़ें आती हैं। इसलिए सोशल मोबिलिटी जो है, और सोशल मोबिलिटी में ज़रूरी बात बेसिकली सोशल मोबिलिटी कहते हैं कि आप साइड सोशल क्लास के अंदर जो आपकी मूवमेंट होती है, ठीक है, यानी आप एक सोशल क्लास के अंदर जो मूवमेंट आपकी होगी,
अप टुवर्ड्स अप, अगर आप लोअर क्लास से फर्ज करें तो उसमें आप मिडिल क्लास में, मिडिल से अपर क्लास तरफ जाएं, टुवर्ड्स अ बेटर क्लास इन द सोसाइटी। तो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपको उसमें ऊपर जाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो आपको बेटर जॉब दे सकता है, बेटर अर्निंग होगी, फिर सोशल क्लास इंप्रूव होगी, आपके ताल्लुकात अच्छे करेगा, सोशल आपका कैपिटल बढ़ा। सोशल कैपिटल कहते हैं यानी जो आपका बेसिकली तमाम वो चीज़ें जो आपको सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। तो सोशल कैपिटल आपका बढ़ेगा, आपके लोगों से ताल्लुकात बना होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। इसमें मेन बात क्या आ जाती है कि ये मेरिट जो आपका मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसमें तो चीज़ें मैटर करेंगी, क्योंकि वहाँ पे इंसान की वैल्यू होती है उसके मेरिट्स के ऊपर। लेकिन जो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, जहाँ पे बीच मेरिट्स मैटर नहीं करते, वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करेगी इतना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुख्तलिफ तरह के स्कूल्स आ जाते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंगल स्टेट स्कूल आ जाते हैं, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स होंगे, यानी कि जो वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली मेन बात ये होती है कि ये आमतौर पे सेकेंडरी स्कूल होगा 11 से 18 तक की एज वाले बच्चों के लिए। इसमें मेन बात ये होगी कि इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं होंगी, जो मेन बात है, यानी इनका एडमिशन क्राइटेरिया ये नहीं होगा। बेसिकली वो एक सिलेक्टिव स्कूल सिस्टम होगा जो बहुत एक यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सिस्टम में और सिलेक्टिव में फ़र्क ये है कि सिलेक्टिव स्कूल सिस्टम किसी ना किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस पे एडमिशन देगा। कुछ स्कूल स्पोर्ट्स के ऊपर देते हैं, कुछ स्कूल मोस्टली स्कूल एकेडमिक्स के ऊपर देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सिस्टम इस तरह नहीं होता, ठीक है। प्राइवेट स्कूल आपको पता है कि दिस इज नॉट अ स्टेट मैनेज स्कूल, बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ से किया जाएगा। सिंगल सेक्स स्कूल ये है कि जहाँ पे एक जेंडर होगा, ठीक है। और फेथ स्कूल्स ये है जिस तरह आपको ये मिल जाते हैं, कम्युनिटी कॉलेज तो नहीं कहूँगा, खैर जिस तरह आपको ये मदरसे मिल जाते हैं, ये बेसिकली आप कह सकते हो, ठीक है। उसमें हमारे पास आता है एजुकेशनल अचीवमेंट के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। जेंडर मैटर कर सकता है, आपको आपकी बुक में उन्होंने बताया भी हुआ है कि साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में आमतौर पर बॉयज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। और जो आर्टिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं इस तरह के उसके अंदर फीमेल ज़्यादा अच्छी होती हैं, आपकी बुक में दी हुई स्टैटिस्टिक्स उनने। एथनिसिटी का फ़र्क पड़ता है, आप मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के लोग जो हैं वो नेचुरली जो है मुख्तलिफ चीज़ों में अच्छे होते हैं, ठीक है। सोशल क्लास का बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सोशल क्लास का फ़र्क इसलिए पड़ता है, एक बच्चा जो है उसके पास बेस्ट ट्यूशन अवेलेबल है, बेस्ट पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, पहले दिन उसके पास बुक्स अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ऑब्वियस ही बात है उसके पास चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होंगे। जरूरी नहीं वो सक्सीड हो सकता दूसरा बंदा उससे ज़्यादा सक्सीड कर जाए, लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस उसके पास दूसरे बंदे से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है फैमिली बैकग्राउंड की जो आपकी एकेडमिक फ़र्क पड़ता है। देखो एक बच्चे का यानी शुरू से उसकी फैमिली में इंग्लिश बोली जा रही है, उसको इंग्लिश के सब्जेक्ट में एक्सेल करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी कंपेयर टू बच्चा जिसने 10 साल जो है फ़र्ज करें समय वो है उर्दू मीडियम में पढ़ा है या पंजाबी मीडियम में पढ़ा है, इस तरह तो उसके लिए मुश्किल होगा इंग्लिश को इम्प्रेस करना, ठीक है। तो कल्चर फैक्टर्स आ जाते हैं। कल्चर फैक्टर्स में ये कि फ़र्ज़ करो अगर जब मैंने हिंदुज़म का पेपर दिया है या जब मैंने डिविनिटी का पेपर दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा था कि मैंने कभी उससे पहले ना क्रिश्चियनिटी पढ़ी थी ना मैंने कभी हिंदुज़म पढ़ी हुई थी। तो मेरा कल्चरल बैकग्राउंड जो था, जो मेरा रिलीजन था, उसकी वजह से मेरे लिए इस्लामियात में एक्सेल करना आसान था, लेकिन कंपेयर टू दैट हिंदुइज्म और डिविनिटी में एक्सेल करना मुश्किल था, ठीक है। मटीरियल जो होते हैं, मटीरियल से मुराद ये कि जो आपकी इकोनॉमिक या जो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं वो ऑफ फील्ड से मैटर करती हैं। सोशल क्लास में एक चीज़ और याद रखना, सोशल क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको नेचुरली ट्रीट भी की जा रही होती हैं, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है आपने। फिर ये एक एजुकेशन अचीवमेंट के ऊपर ऑब्वियस ही बात है, आपके स्कूल का मैटर फ़र्क पड़ता है। एक अच्छा स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, अच्छा वो आपको अच्छी एजुकेशन स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एजुकेशन अचीवमेंट का चांस ज़्यादा होगा। टीचर्स का फर्क पड़ता है, आपके टीचर को बहुत अच्छा नॉलेज आता है, पढ़ाना नहीं आता, तो आप उसमें क्या नाम है बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए एजुकेशन जॉब पे कुछ बड़ा अचीव करना, ठीक है। कंपैरेटिवली को अगर आपके टीचर जो है उनका नॉलेज मीडियम है लेकिन पढ़ाना अच्छा आता है, टेक्निकली आपको अच्छा पढ़ा लेंगे, टीचर की क्वालिटी होती है। अगर जिस बंदे ने किताब लिखी है वही वहाँ जाके पढ़ा रहा हो तो ऑब्वियसली बात है उसको ज़्यादा नॉलेज होगा कंपेयर टू ऐसा बंदा जिसने यानी कि सिर्फ पढ़ के सीखा है। तो ये तमाम चीज़ें प्यूपल का फ़र्क होता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात है सब कल्चर्स की बात भी आ जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब कल्चर इज़ एनी कल्चर एनी डेविएशन फ्रॉम द मेन कल्चर जो आपको एक अलग आइडेंटिटी दे सकता है, ठीक है। पीयर ग्रुप होता है वो लोग जिनसे आप रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका और जिनकी राय आपको मैटर कर रही होती है। जैसे आमतौर पे टीनेजर का पीयर ग्रुप जो होगा स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, अकेडमी के फ्रेंड्स होंगे, इस तरह के लोग जो होंगे। और एजुकेशन अचीवमेंट में फ़र्क बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अगर आपका पीयर ग्रुप आप बेसिकली जो हमारे नर्ड्स वाली टर्म होती है, आप नर्ड्स में बैठोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको भी कुछ हद तक वो टेंडेंसीज आएंगी। अगर आप पूरा दिन जाके एंजॉय करते फिरोगे तो टेक्निकली जो है आप उसमें हो सकता है पढ़ाई फोकस ना करो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मैं अपने साथ मिसाल देता हूँ, हमारा एक दोस्त है वो पूरा दिन जो है पूरा साल जो है ना वो हर वो काम करेगा जो आप सोच सकते हैं कि बंदा कर सकता है, ठीक है। जो आपके दिन में काम आता है ना ऐसा वैसा वो करेगा, लेकिन वो एंड में पढ़ता है उसके अच्छा ग्रेड्स आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे पे डायरेक्टली अप्लाई हो, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वैलिडिटी का इशू आता है, क्योंकि वो नहीं हो सकता है जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है वो इंटेलिजेंस के अलावा कोई और चीज़ मेजर कर रहा हो, ठीक है। वैलिडिटी की बात आ जाती है। सिलेक्शन की हमारे पास अच्छा एजुकेशन अचीवमेंट में ऑब्वियसली बात है इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, तो इसमें क्रिटिसिज्म आएगी कि भाई जो टेस्ट ले रहे हैं क्या वो वाकई इंटेलिजेंस का टेस्ट है या किसी और चीज़ का टेस्ट है, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के डिफरेंसेस आ जाते हैं, इनका रिलेशनशिप ऑब्वियसली बात है कि एक बच्चा जो है उसको होता है रिटर्न
इन राइटिंग उसको इतना अच्छा ना आता हो, ठीक है, लेकिन यानी पेपर अटेम्प्ट करने में वैसे उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। अब उसका जो स्कूल है अगर सिर्फ वो रिटन एग्जाम की बेस पे एडमिशन दे देगा तो फिर तो गया। अगर सिर्फ वर्बल एग्जाम के ऊपर कोई बच्चा हो सकता है वर्बली जो है वो चैलेंज हो, बात ना कर सकता हो बहुत अच्छी, लेकिन उसका लिखने का अंदाज बहुत अच्छा हो, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपस में दूसरे साथ कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। मैंने आपको पहले बताया ऑफिशियल करिकुलम वो का जो आपको स्कूल फॉर्मली पढ़ाता है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस। हिडन करिकुलम वो है जो चीज़ें आप स्कूल में सीख रहे हो बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑफिशियल करिकुलम। लोगों से मिलना किस तरह है, फ्रेंड्स के साथ किस तरह फिरना है, तमाम चीज़ें जो चीज़ें टीचर के डिमेरिट से जो चीज़ें आप सीख रहे हो वो तमाम चीज़ें जो है वो आपकी बेसिकली एक हिडन करिकुलम में आ जाती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाती हैं, होम फैक्टर्स को मैं बता चुका हूँ। इसमें कोई मेन टर्म ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की बात है में रखना, डिस्क्रिमिनेशन का जो फैक्टर है बहुत सारे क्वेश्चन में टच अपॉन हो सकता है, उस बारे में उससे लिखना पड़े आपको। कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम की बात हम कर चुके हैं। एंटी स्कूल सब कल्चर की ऑब्वियस बात है कि मेन कल्चर ऑब्वियस बात है स्कूल जाने को सपोर्ट करता है, एंटी स्कूल सब कल्चर का वो नेचुरली जो है उसके खिलाफ चलेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसमें रखना। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है, कोई अच्छा काम करने पे फ़ौरन उसको किसी बंदे को जो है यानी अप्रिशिएट करना। इसको यूँ समझो, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है कि किसी चीज़ का फ़ौरन बेनिफिट उठा लेना, ठीक है। और डेफिनेट ग्रेटिफिकेशन है कि वेट करना किसी चीज़ का बेनिफिट उठाने में, ये सोच के कि यार कल को उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल आप बैचलर करते हो और आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो, ये है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। आप बैचलर करते हो, आप कहते हो नहीं यार पहले मैं मास्टर्स कर लेता हूँ फिर जॉब करूँगा ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो वाली बात जो है वो डेफिनेट ग्रेटिफिकेशन में आ जाएगी, ठीक है। यानी उसका बेसिक आइडिया ये है। मेरिटोक्रेसी की मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेरिट्स की बेस पे इंसान के टैलेंट्स, स्किल्स, एजुकेशन एक्सेट्रा की बेस पे उसको जज किया जाता है, जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारी सोसाइटी नहीं है। और जो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी नहीं होती उसमें ऑब्वियसली बात है कि बाकी चीज़ें मैटर करती हैं, सोशल क्लास एक्सेट्रा, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है हाँ डिस्क्रिमिनेशन के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये है कि बंदे को आप डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन होती है डिफरेंट ट्रीटमेंट देना बाकी सबसे, लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट जो उसको दे रहे हो वो किसी उसके बेनिफिट के लिए दे रहे हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो एक अनरिप्रेजेंटेड एरिया से है, ठीक है। अब आप उसको कोई बहुत अच्छे रोल में उसको हिस्सा दे देते हो, तो बेसिकली आप उसको एक डिफरेंट ट्रीट कर रहे हो, लेकिन आप उसको बेनिफिट कर रहे हो, कोई नुकसानदेह बात नहीं कर रहे, इन पॉजिटिव सेंस उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। ये बात आती है। इस पर हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव एजुकेशन की बात। ऑब्वियसली बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, सिलेक्टिव एजुकेशन की बात कर चुके हैं। सिंगल सेक्स स्कूल्स हो गए, सोशलाइजेशन हो गई, सोशल कन्फॉर्मिटी यानी सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ कन्फॉर्म करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनको फुलफिल करना, ये तमाम चीज़ें। सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या होता है बेसिकली, जो सिंपल अल्फाज में सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, द वे यू शुड परफॉर्म इन अ सोसाइटी डिपेंड बेस्ड ऑन सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है। एजुकेशन ऑब्वियसली बात है हमें बहुत सारी वो चीज़ें सिखाती है कि सोसाइटी हमसे कैसा बनना एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी में बता चुका हूँ, सोशल क्लास में जो मूवमेंट है आपकी लोअर क्लास से अपर क्लास से मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ, ये तमाम चीज़ें। वोकेशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट वोकेशनलिज्म होती है प्रैक्टिकल या वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना वो दी जाए हर स्कूल स्टूडेंट को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, ताकि उनके पास स्किल बेस्ड लर्निंग भी हो, जो मेन बात है, ठीक है। बाकी है इसमें कोई रॉकेट से मैंने हमेशा कहा है कि जो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट में कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो मुझे जरूर बता देना, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक बात वैसे होगी नहीं, ठीक है। कोई भी इशू मुझसे आप रेफर कर सकते हैं, पुरानी 2 वीडियोज़ की जरूर देख लेना। बिजनेस वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी वाले मुझे कांटेक्ट कर लें फॉर द मटेरियल, लेकिन बाकी सारे जो उनकी पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लें, बहुत सारा बेनिफिट होगा। बहुत शुक्रिया। कोई इशू तो मुझे बता देना।